नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रगति विचार हिंदी में। ये आयोजित किया गया है फ्रंटलिस्ट मीडिया के द्वारा। तो आज हम सब यहाँ पर आए हैं हिंदी दिवस के समारोह पर, और आज हम बात करने जा रहे हैं। एक तरीके से ये इस सेशन के थ्रू हम हिंदी भाषा को एक इम्पोर्टेंस देंगे, एक महत्व देंगे कि हिंदी भाषा हमारे जीवन में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ एक भाषा ही नहीं, ये हमारे भारत देश की पहचान है और हमेशा रहेगी। और कोई भी दूसरी लैंग्वेज हमारी भाषा को कमजोर नहीं बना सकता है। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है फ्रंटलिस्ट मीडिया के द्वारा जो हिंदी दिवस पे किया गया है, और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज दीपक सर और पीयूष सर का। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन अच्छे से स्टार्ट करूंगी। तो पहले हमारे पैनलिस्ट है पीयूष पांडे। पीयूष पांडे पत्रकार, लेखक और निर्देशक है। मीडिया में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने के बाद वे वर्तमान में टाइम नव भारत के साथ सीनियर एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक जी न्यूज, एबीपी टीवी 18 अन्य संगठनों के लिए भी बहुत काम किया है। पीयूष ने रणवीर शौरी, ग्रेसी सिंह और राजपाल यादव अभिनीत फिल्म ब्लू माउंटेन्स में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर के काम किया है। वे महाराज की जय हो स्टार प्लस धारावाहिक में को स्क्रिप्ट राइटर भी थे। हाल ही में उन्होंने श्रेय नारायण और हेमंत मेहर अभिनीत एक लघु फिल्म पार्ट टाइम जॉब का निर्देशन किया है। पीयूष ने पेंगुइन इंडियन द्वारा प्रकाशित अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन कुछ पाने की जिद लिखी है। आप पीयूष सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया हो। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट है दीपक आचार्य सर। सर, जब मैं आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन रीड कर रही थी, और मैंने आपके प्रॉपर सोशल कॉज और ट्राइबल एक्टिविटीज के बारे में सुना, तो मैं एकदम बहुत ज्यादा टच फील कर रही थी। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी। अहमदाबाद में रहने वाले पेशे से साइंटिस्ट डॉक्टर दीपक आचार्य ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी और एथनोबॉटनी विषय में पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ है। डॉक्टर आचार्य पिछले 25 सालों से भारत के सुदूर आदिवासी इलाकों जैसे मध्य प्रदेश के पाताल फोर्ट, गुजरात के डांग और राजस्थान के अरावली इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक हर्बल ज्ञान, रहन सहन और खान पान के तौर तरीकों को डॉक्यूमेंट किया है। बतौर वैज्ञानिक उन्होंने आदिवासी और ग्रामीण विरासत के ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखते हुए आम जनता तक परोसा है। उन्होंने अब तक 9 किताबें, 50 रिसर्च आर्टिकल्स, 5000 से ज्यादा पॉपुलर लेख लिखे हैं। डॉक्टर आचार्य इस मिशन को अमेरिकी दैनिक द वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी प्रकाशित किया है। इसके अलावा रेडियो सिटी 91.1 एफएम और बिग एफएम 92.7 पर इनकी हर्बल टिप्स प्रसारित होती रहती हैं। आज तक टीवी 9, भारतवर्ष, इंडिया न्यूज, न्यूज 18, G24, कला और राष्ट्रीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी डॉक्टर आचार्य को बतौर पैनलिस्ट एक्सपर्ट आमंत्रित किया है। थैंक यू दीपक सर यहाँ पर आज आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप दोनों के द्वारा हम आज इस टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है युवा पीढ़ी पर कला का प्रभाव, तो आज हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे सामने एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी है, एक जर्नलिस्ट है तो एक साइंटिस्ट है, और आज हम यंगर जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करना चाहेंगे। तो देखते हैं कि क्या आपके विचार हैं आज के। तो हमारा थीम है युवा पीढ़ी पर कला और संस्कृति का प्रभाव। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक क्रांति का आगमन युवाओं को कला और संस्कृति से और अधिक जुड़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है? हमें जैसे पता है कि आजकल डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है, हर चीज सोशल मीडिया पे है। तो सोशल मीडिया ने जो आर्ट एंड कल्चर है उसको कैसे इफेक्ट किया हमारे यंगर जनरेशन के में? तो पहले विचार पीयूष सर के। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत सैद्धांतिक सवाल है। जैसा मैंने पहले जब जिक्र कर रहा था मैं कि पूरे परिवेश का युवाओं पर असर पड़ता है। वो चाहे वो राजनीतिक परिवेश हो, सामाजिक परिवेश हो,
अलग अलग क्रांति भी कोई एक क्रांति किसी वक्त पर घटित नहीं होती, अलग अलग क्रांतियां अलग अलग वक्त पर या एक ही वक्त पर घटित हो रही होती हैं अपने अपने स्वरूप में। जहां तक डिजिटल क्रांति की बात है, डिजिटल क्रांति चूंकि इंटरनेट के जरिए हम देख रहे हैं कि हो रही है। 1995 में भारत में इंटरनेट आया, तब उस दौर में जब हम लोग कॉलेज में थे तब इंटरनेट बिल्कुल शुरुआत में था। 95 में जब आया था तब इंटरनेट पे कुछ उपलब्ध नहीं था। इंटरनेट जिस तरह से कनेक्ट होता था उसका भी शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, मतलब कम से कम आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह से मॉडेम से कनेक्ट होता था। बहुत एक अलग तरह की प्रक्रिया थी, और जिसको हमने अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा है कि ब्रॉडबैंड और वाईफाई और आज तो 5G आने की कगार पर है। तो एक तो तकनीकी क्रांति है जिसको हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो घटित हो रही है, जिस तेजी से हम उस दुनिया से जुड़ पा रहे हैं जो पहले बहुत मुश्किल होता था। या मुझे याद है कि जब हम कंप्यूटर्स पर काम करना शुरू किया था तो 386 कंप्यूटर सबसे पहले हमारे पास थे, फिर वो अब प्रोसेसर कितने डेवलप होते गए। तो वो एक तकनीकी क्रांति है जो हम सब ने देखी और जो बहुत तेजी से घटित हुई है। एक दौर था जब तकनीक बदलने में काफी साल लगते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि हर साल आईफोन का नया मॉडल आ रहा है, नए फीचर्स के साथ आ रहा है। तो ये तकनीकी क्रांति है। जहां तक सामाजिक क्रांति की बात है, सामाजिक क्रांति का युवाओं पर जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं या डिजिटल क्रांति का असर की बात कर रहे हैं, उसका व्यापक असर है। लेकिन मैं यहाँ पर रेखांकित ये करना चाहूंगा कि वो जो डिजिटल क्रांति हो रही है वो पूरे भारतवर्ष के युवाओं पर एक समान उसका असर नहीं है। वो शहरों में उसकी उपयोगिता, उसका असर अलग तरह से है, जो टायर 2 सिटीज है उस पर अलग तरह से है, और गांव में और छोटी जगहों पर अलग तरह से है। उस तरह के कंटेंट, अलग अलग तरह के कंटेंट का इस्तेमाल हो रहा है। सवाल यह है कि क्या युवा उसको समझ पा रहे हैं और उसका लाभ उठा पा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या युवा जो क्रांति, डिजिटल क्रांति उनके आसपास घटित हो रही है उसको लेकर सचेत है कि उससे कैसे फायदा उठाया जाए। तो ये बड़े सवाल है, मुझे लगता है, जिन पर बहस अब होनी चाहिए। जी, शुक्रिया पीयूष सर। सो दीपक सर, आपके क्या विचार है? काफी हद तक मैं भी सहमत हूँ पीयूष जी की बात को लेकर, क्योंकि क्रांति देखिए, अब चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हमारा जो था उसके पहले की जो क्रांतियां थी, जो हमारे गांव देहात में उस समय कम्युनिकेशन मोड, इस तरह के नेटवर्क नहीं थे, डिजिटाइज नहीं था हमारा सिस्टम, तभी क्रांतियां हुई हैं। और गांव गांव देहातों देहातों से, मतलब 17वीं शताब्दी से लेकर जब होज का जब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है आदिवासियों का, फिर उड़ीसा से लेकर झारखंड और तमाम जगहों पे जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जागीरदारी के विरोध में और तमाम तरह के चीजों के दमन के विरोध में जब विद्रोह हुआ है, क्रांतियां हुई हैं, तब भी कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन नहीं थे, तो भी तब भी क्रांतियां होती रही हैं। लेकिन धीरे 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 हम इवॉल्व होते गए, समाज इवॉल्व होता गया, हम लोग विकसित होते गए। और विकसित होने की इस दौर में क्योंकि डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, तो फिर ये मोबाइल का आगमन शुरू हुआ, इंटरनेट का आगमन शुरू हुआ है। और एक बात बहुत अच्छी कही है इन्होंने, पीयूष जी ने, कि जो है अलग अलग स्तर पे, अलग अलग टायर सिटीज पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके। क्रांति का मतलब, आप यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप समझे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ के कंटेंट को जो परोसा जाता है, या इसका जो डिजिटल कंटेंट है, या चाहे उसकी सर्विसेज है, उनको किस तरह से कोई उपयोग में लाया जा सकता है। तो हर एक इंसान, जैसे आपके लिए परोसने वाले, आपको अलग अलग तमाम तरह के व्यंजन आपके पास में रखे हुए हैं इंटरनेट के ऊपर में, चाहे मोबाइल के ऊपर में, चाहे सुबह उठते हैं वहां से व्हाट्सएप के मैसेजेस और ज्ञान से लेकर शाम तक सोने तक गुड नाइट के मैसेजेस तक, सारे अलग अलग तरह के व्यंजन परोसे गए हैं। अब आप कितना लेते हैं उसमें से, और क्या आपके काम का है वाकई, और किस तरह से उसका उपभोग करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गांव देहातों में दरअसल ये हो रहा है कि एक बहुत क्योंकि वहां पर वक्त का काफी मतलब एक लंबा समय होता है उनके पास आराम करने का, काम करने का, वो रफ्तार भरी जिंदगी नहीं है उनके पास में। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने 8-10 सालों में ये जरूर, क्योंकि मैं गांव देहातों में काम करता हूँ, तो मैंने एक चीज जरूर देखी युवाओं में खास तौर से, कि उनका बहुत बड़ा टाइम जो है वो स्क्रीन टाइम कंज्यूम होने लगा है। वो इंटरनेट पे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम की रील्स ज्यादा देर तक चलाते रहते हैं, वो एंटरटेनमेंट और वो फनी जोक्स ज्यादा देखने लगे हैं।
तो मुझे लगता है कल्चरल जो होता है, सांस्कृतिक अपगठन का जो दौर है, वो काफी हद तक ज्यादा असर कर रहा है यहाँ पे अशिक्षित वर्ग के अंदर में, निचली छोटी जगहों पे, जहाँ पर बच्चे लोगों को अभी पता नहीं है कि ये डेटा कंज्यूम करना ये कितना टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए। तो एक एक क्रांति, कई मायनों में क्रांति भी आ रही, छोटे छोटे गांवों में ग्रुप्स बन रहे हैं आदिवासियों के। मैं जैसे जिस इलाकों में काम करता हूँ वहां पर उनके अपने अपने ग्रुप्स बने हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स के चीजों को लेकर वो शेयर करते हैं, तो एक दूसरे को जानकारियां भी दे रहे हैं। जो पहले हम बड़ों से बुजुर्गों से सीखते थे, अब इन लोग आपस में सर्कुलेट कर रहे हैं मैसेज को, वो भी है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है डिजिटल क्रांति के आने से कम गाँव देहातों के इलाकों में, ये मेरा मानना मैं एक चीज जो दीपक जी ने कही बिल्कुल उससे सहमत हूँ, क्योंकि जो वैसे तो स्क्रीन टाइम हर जगह ही बढ़ रहा है, वो गांव और शहर दोनों जगह है। गांव वगैरह में या कस्बों में, छोटे कस्बों में इसलिए ज्यादा है क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा है, या उसको आप दूसरी तरह से देखें, समय क्यों ज्यादा है क्योंकि ट्रेवल टाइम कम है, बहुत सारी वजह उसके आसपास की हैं। हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में कहीं जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। छोटी जगह पे हम जाते हैं, मेरा एक घर आगरा में है, मेरे पेरेंट्स आगरा में, तो वहां हम 10 मिनट पे पहुंच जाते हैं। और छोटे गांव में जब जाते हैं तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी वजह होती है। तो गांव देहात में स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, और उसका नुकसान ये जो दीपक जी ने कहा कि हम उस तरह का कंटेंट ले रहे हैं या ग्रस्त कर रहे हैं जो जिसकी शायद उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे तो असीमित कंटेंट है और हर तरह का कंटेंट है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, या मैंने कई बार आर्टिकल्स में लिखा भी है कि वो युवाओं और जो टीनेजर्स हैं उनके संदर्भ में ज्यादा उपयोगी बात है, वो ये कि जब हम रोड पर, सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए निकलते हैं तो हमको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस 16 साल में ट्रेनी लाइसेंस, या 18 साल में जो आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन इंटरनेट के जो हाईवे पर चलाने के लिए आपको किसी तरह के कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और उस तरह का कोई वर्कशॉप भी नहीं होता। मतलब आज की तारीख में मुझे इंटरनेट लगवाना है तो मैं अपने घर में किसी को बुलाता हूँ, उससे इंटरनेट कनेक्शन ले लेता हूँ। अब वो बच्चे क्या देख रहे हैं, वो टीनेजर क्या देख रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत इजीली इंटरनेट का एक्सेस हो गया, और इंटरनेट पर हर तरह की चीज है जिसमें आप ज्ञान भी पा सकते हैं और आप भटक भी सकते हैं। तो सवाल यह कि जो उनको तैयार करने के लिए या बताने के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है कि हम बता पाए कि भैया किन चीजों से सावधान रहना है। आजकल मालवेयर्स बहुत हैं, हैकिंग बहुत हो रही है, मतलब जो तकनीकी समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। और फिर उसको अगर हम सामाजिक क्रांति के संदर्भ में देखें तो वही चीजें, इंटरनेट पे तो ऐसी ऐसी बेवजह की या फालतू चीजें उपलब्ध हैं जिनका कम से कम टीनेजर्स को एक्सेस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है। मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ आप लोगों की बात से। और हाँ, ज्यादा इंटरनेट ने पॉजिटिव चीजें भी दिखाई है, बट नकारात्मक चीजें ज्यादा और लेके आया है लोगों की जिंदगी में। तो मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। तो मेरा अगला प्रश्न है, युवा पीढ़ी के लिए खुद को शिक्षित करने के लिए कला और संस्कृति क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि जो आजकल का युवा है वो अपने कल्चर को ही नहीं जानता है, वो अपने जो रियल रूट्स है उनको नहीं जानता है। तो उनको, उनके लिए कल्चर और आर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है इतना ज्यादा अपने आप को शिक्षित करने के लिए? तो दीपक सर जी, ये देखिए, शिक्षा का जो मूल जो है, वो जो जड़ है, वो हमारा जो हमारी आर्ट और हमारी संस्कृति ही है। दरअसल शिक्षा क्या होती है? शिक्षा एक औपचारिक माध्यम है। शिक्षा, किताबी ज्ञान जो होता है एक औपचारिक ज्ञान होता है। यदि कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो एक किताबी ज्ञान है। लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, जो हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, अपने परिवार के लोगों से सीखते हैं, दादा दादी से सीखते हैं, समाज के अन्य वर्गों में उनकी चीजों को सीखना, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा और और जो कला और संस्कृति की बात करूं, मैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज, जिस फील्ड में मैं काम करता हूं, जो पारंपरिक ज्ञान एकत्रित करने का काम कर रहा हूं आदिवासियों का, एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। शिक्षा बताती है कि टमाटर एक, एजुकेशन जो है वो टमाटर एक, वो बताता है कि टमाटर एक फल है। और ये ये एजुकेशन, ये साइंस, ये किताबी शिक्षा बताती है कि टमाटर एक फल है। लेकिन जो हमारी कला और संस्कृति है, जो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा है, वो ये बताता है यद्यपि ये फल है,
लेकिन इसे फल की तरह नहीं, इसे सलाद की तरह खाया जा सकता है, सब्जियों की तरह इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो थोड़ा बेसिक एक थिन लाइन है, उसको समझना पड़ेगा आपको कि कला और शिक्षा के बीच में कला और संस्कृति का क्या इम्पोर्टेंस होता है। गांव देहातों में काम करते हुए कई साल हो गए, मैं बताया आपको। अब आप अंडमान निकोबार का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये एक इनके पास में ऐसा आर्ट था, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी यहाँ पर रहते हैं, वो मछलियों के और तितलियों के मूवमेंट के आधार पर उनको देखते हुए ये समझ जाते थे कि समुद्र में तूफान कैसे आने वाला, सुनामी आने से पहले उनको सूचनाएं मिल जाती। जो वहाँ की स्थानीय ट्राइब्स हैं, उन लोग वो नारियल के पेड़ों पर और तमाम ऊंची ऊंची जगहों पर जाके बैठ गए जिस समय सुनामी आई। दुनिया भर में सुनामी आती है, हर जगह पर लोगों की मौतें हो जाती है, लेकिन अंडमान में क्योंकि इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद कि उतना जन हानि की बातें सामने नहीं आई। पैनन आइलैंड का एक एग्जांपल लेंगे, जहां पर लोग भविष्यवाणियां कर देते हैं आने वाले तूफानों को और सुनामियों की, जहां पर वो भी तितलियों के मूवमेंट देखकर है, तमाम तरह की चीजों को देखकर। ये कैसे आया ये ज्ञान कैसे आया कि ये तितलियों का मूवमेंट देख रहे हैं आप? टिटहरी की आवाज जब करता है या फिर टिटहरी अंडे देता है तो हम पहचान जाते हैं कि जमीन पे अंडा दिया है तो उस साल बाढ़ नहीं आएगी, बारिश ज्यादा नहीं होगी। टीले पे अंडा दिया है तो बाढ़ ज्यादा आने वाली। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं। अमलतास के फूल पहली बार देख के आप बता देते हैं आदिवासी लोग गांव में कि ये 45 दिन बाद बारिश होने वाली है। ये आर्ट है उनका, एक अपना पारंपरिक ज्ञान का, जिसको आधुनिक विज्ञान बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहता है। तो ये ज्ञान आएगा कैसे? ये ज्ञान और ये कला सीखना बहुत जरूरी है। यदि ये चीज नहीं सीखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होकर रह जाएंगे। फिर वही बात होगी कि आप सिर्फ भविष्यवाणियों पर, अपने तुक्के पर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो तुक्के होते हैं, जिनको बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहा जाता है, बहुत सटीक होते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि यदि कला और संस्कृति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यूथ के अंदर में, युवा यदि नहीं सीखेगा अपने पारंपरिक कल्चर को, कलाओं को, संस्कृति, ये सब चीजें जोड़ती हैं, हमारी रूट से हमें बनाए रखती हैं। जो पुराणों की कहानियां आती हैं या किस्से होते हैं या पुराने वेद बने हैं हमारे, ये अभी तक चले आ रहे हैं, अभी तक जीवित हैं, इनके साक्षात प्रमाण हमारे सामने। क्यों? इसकी वजह क्या है? लोगों ने इसको फॉलो किया है, इसको आजमाया और इनमें बहुत सारे तथ्यों को तार्किक पाया है। ये हमारी जड़ें हैं दरअसल। तो हमें जड़ों से बने रहने के लिए कला और संस्कृति, चाहे उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, वो म्यूजिक हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, वो डिबेट हो सकती है, तरह तरह की चीजें हो सकती है जिसमें आप अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये सीखना पड़ेगा आपको और इसको इंटीग्रेटेड पार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि अनौपचारिक रूप से ज्यादा संभव है। औपचारिक शिक्षा आपको एक डिग्रीधारी बना सकती है, किताबी शिक्षा आपको डिग्रीधारी बना सकती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा आपको बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती है। शुक्रिया दीपक सर। तो पीयूष सर, आपका क्या कहना है? जो दीपक जी ने कहा वो तो सारी बातें हैं। मुझे एक दो बातें छोटी सी जोड़नी है। मुझे लगता है कि अब कल्चर क्या है, कल्चर की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक बहुत सिंपल परिभाषा है कि संस्कृति जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है, जो सीखा जा सके वही कल्चर, वही संस्कृति। तो जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं, जो व्यवहार सौंपते हैं, जो सोच सौंपते हैं या जो ज्ञान सौंपते हैं, वो संस्कृति में ढलता है। लेकिन जहां तक कला और संस्कृति का युवाओं से जुड़ाव का सवाल है, कला बेसिकली हमको संवेदनशील बनाती है। हाँ। तो ये कला का कोई भी फॉर्म हो, अगर वो कला है तो वो आपको संवेदनशील उसकी होना एक शर्त है। लेखन बिना संवेदनशील हुए नहीं हुआ जा सकता। लेखन बनना है, अगर आपको अभिनय करना है तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। आपको म्यूजिक है फॉर्म है तो वो संवेदनशील होना पड़ेगा। वो सारे जो आर्ट के फॉर्म है, नृत्य करना है, नृत्य में तो अलग अलग भाव भंगिमाओं का बहुत महत्व है। अलग अलग, हमारे हिंदुस्तान को इस मामले में बहुत ही कल्चरली रिच है, जहाँ अलग अलग तरह के नृत्य के प्रकार हैं, जो जिसमें अलग अलग भाव भंगिमाओं का बहुत महत्व है। और वो कल्चरली बहुत कुछ कहते हैं। मतलब मुझे उतनी नृत्य की ज्ञान नहीं है, नृत्य का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो उनमें भी है। तो कला की एक प्राथमिक शर्त है संवेदनशील होना। दूसरा, कला आपको गहराई में उतरना बताता है। कला को आप जितना खोलते हो, जितना समझते हो, उतना आनंद आता है और उतना आप उसको और जानने के लिए प्रेरित होते हो। तो अगर इन दो गुणों के आधार पर ही देखें हम, तो युवाओं का कला और संस्कृति से जुड़ना, संस्कृति एक वास्ट नॉलेज, एक जैसे दीपक जी ने बताया कि टमाटर या एक छोटा सा उन्होंने उदाहरण दिया, तो वैसे बहुत सारा ज्ञान हमारा जो है
वो सिर्फ मौखिक रूप में चला आ रहा है। जी, वेद की ऋचाएं मौखिक तौर पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गई। तो बहुत सारा ज्ञान जो कल्चर जो हमारा है वो युवाओं को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एक लिहाज से अनुभवी बनाता है। आप अपने अनुभव से सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप दूसरे के अनुभव से सीखते हो तो आप तेजी से आगे बढ़ते हो। तो वो है। और दूसरा जो कला की मैं बात कर रहा हूं कि आपको गहराई से सोचना बताता है, संवेदनशील बनाता है। तो जब आप आर्ट फॉर्म से जुड़ोगे, जब युवा जुड़ेंगे, तो उनमें वो मानवीय प्रवृत्ति आएगी जिससे ना केवल वो समाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ना केवल उनके सरोकार समाज से पैदा होंगे। क्योंकि आज एक दिक्कत ये जरूर हो रही है कि आदमी व्यक्ति केंद्रित हो गया है। जो युवा है वो व्यक्ति केंद्रित हो गया है। उसको लग रहा है कि पैसा कैसे कमाना है। उसका एक उद्देश्य, ज्यादातर युवाओं का एक उद्देश्य हमको दिखाई देता है जब मिलते हैं नए बच्चे तो, या उनको जॉब की अपनी चिंता है, उनको अपनी पैसे की चिंता है, उनके दिमाग में फोकस है कि मुझे 10 साल बाद कहाँ पहुंचना है करियर की दृष्टि से। लेकिन उसके लिए सामाजिक सरोकार क्या हो, क्या उसने कोई ऐसा कॉज दिमाग में है कि किसी समाज के किसी वर्ग के लिए कुछ करना चाहता है, या अपने आसपास के लिए कुछ उसका कोई उद्देश्य है, तो वो अब कम दिखाई देता है। और उसकी एक शायद बड़ी वजह ये भी है कि उसका कला और संस्कृति से झुकाव के प्रति और उस तरफ जुड़ाव वो कम हो रहा है। अगर वो हो तो वो फिर और ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समूह में रहने के लिए, अगर आप म्यूजिक बजाओगे तो म्यूजिक अकेले बजाने का आनंद हो सकता है, लेकिन समूह में बजाने का अलग आनंद है। तो वो आपको एक टीम वर्क भी कहीं ना कहीं पता है युवा पीढ़ी चाहे कला और संस्कृति से उनका झुकाव कम हो रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। आजकल जो हमारे कला और संस्कृति वो बहुत प्रचलन में भी है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों ने आज की पीढ़ी को विकसित करने के लिए एक नई तस्वीर दी है। हालांकि भारत में अभी भी कला शिक्षा प्रदान करने की कमी है। अगर हम देखें अपने भारत और बाहर के देशों को, अभी भी जब क्रिएटिविटी की बात आती है, क्रिएटिव एजुकेशन की बात आती है, हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं बाहर के देशों से। और माता पिता भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, हिंदी मीडियम में ना जाए, तो वो कैसे आगे ग्रो कर पाएगा, यही है सबके माँ बाप का कहना। तो हम उनको और कैसे अपॉर्चुनिटी हम लेके आए जो कला और कल्चर रिलेटेड है, क्रिएटिविटी, हम और उनके लिए कैसे प्रोत्साहन उनको दे पाए कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को सीखें। तो आपका इस विषय में क्या कहना है दीपक सर? तो मेरा कहना है कि देखिए आप अब क्योंकि इस दौर में जो संघर्ष नाम का एक जो बुलबुला है इतना तेज हो चुका है कि लोगों को बता दिया गया है कंपटीशन बहुत है, नौकरियां कम हैं, आपको आगे आना ही पड़ेगा। अभी बीते कल ही मैं अखबारों में देख रहा था तो तमाम इंस्टीट्यूट जो थे अपने नीट के एग्जाम के बैनर ले लेके खड़े थे और जीतने की बात कर रहे थे। तो मैं ये सोच भी रहा था ऐसा कि ये कितना भारी दौर आ चुका है कंपटीशन का कि अब लोग चीजों को किस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, ब्रांडिंग के मसले सामने लाए जा रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। लेकिन इसके पीछे बहुत हद तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल भी हैं क्योंकि ये दौड़ हमने तैयार करी है। हम हर चीजों के पीछे भागना जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है, हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम एक्सप्लोर करें उन चीजों को या बच्चों को उस तरफ ले जाने की कोशिश करें जो उनकी एक्चुअल उनकी जो चॉइस है। कई बार हम फोर्सफुल हो जाते हैं बतौर पेरेंट। हम शायद मेरा ख्वाब रहा हो कि मैं कलेक्टर बनना चाहता था या आईपीएस बनना चाहता था, जब मैं नहीं कर पाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन से उम्मीद करता हूँ कि वो ज्यादा करे, वो करके मेरे सपनों की उड़ान वो हासिल करे। ये एक एक हिडन प्रेशर जिसको कह सकते हैं कि आप एक छुपा हुआ एक ऐसा दबाव उनके ऊपर बचपन से डाल देते हैं कि बच्चे आपको बड़े होकर कलेक्टर बनना है, बड़े होकर कलेक्टर बनना है, बड़े होकर इंजीनियर बनना है। तो वो जो ये जो चीजें जो होती फोर्सफुल जो हो सकता है उसके सबकॉन्शियस में या कहीं ना कहीं उस चीज को रह जाती है और वो काफी हद तक वो फिर उस फोर्सफुली उस जगह पे आता है। तो हम दरअसल ये होता है कि पेरेंट्स की जो जो स्ट्रगल है उसको बच्चों पर थोपा जाता है। ये हमारे समाज का क्राइटेरिया हो चुका है। दूसरा, हमने बहुत हद तक शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में बहुत हद तक वो परसेंट डिग्री और वो कट ऑफ वो क्राइटेरिया रखा है हमने ज्यादा ब्रिलियंट होने का, ज्यादा होशियार होने का बच्चों के, जबकि ऐसा नहीं है। तो कई बच्चे बहुत एवरेज होने के बावजूद भी बहुत आगे तक जा सकते हैं।
इसके लिए बशर्ते ये होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आर्ट, कल्चर और फैमिली, इन सब के साथ में घुल मिलकर आगे बढ़ने वाला जो इंक्लूसिव ग्रोथ से कहते हैं, कि सकारात्मक तौर से किसी एक बच्चे को पूरी तरह से एक ग्रो करने का मौका मिला, तो डेफिनेटली आप देखेंगे वो लाइफ में वो बच्चे ज्यादा एक्सेल करता, ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। तो खैर ये अब हम चूंकि आज जो डायलॉग कर रहे हैं वो डायलॉग इस मामले में ये जो है कि ये आप हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम कहाँ बच्चों को किस तरह से नई आने वाली पीढ़ी को कैसे अपने रूट्स के साथ में, अपने जड़ों के साथ में उनको जोड़ के रखें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते उन्हें ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए जाएं। और कंपटीशन के इस दौर में हम भले ही कितना ही कंपटीशन हो, लेकिन जिसे काम करना हो, जिन्हें कुछ करना हो, वो अपने आप को अपने मंजिलों की तरफ बढ़ जाते हैं, हासिल कर लेते हैं उन सब चीजों को। लेकिन दबाव दिया जाए, कम से कम सोशल या सामाजिक दबाव जो होता है वो ना हो बच्चों के बीच में, उनके भीतर में। उनको अपने ख्यालों से, उनके अपने अचीवमेंट में, उनको अपनी चीजों को, अपने सब्जेक्ट को चुनने में आजादी हो। कई बार हम पेरेंट्स समाज में देखते हैं, हमारे ग्रुप में भाई अपनी खानदान तो हमेशा डॉक्टरों की खानदान रही है, हमें डॉक्टर ही चाहिए हमारे बच्चों के बीच में। तो हम कई बार उसको यहाँ कहीं ना कहीं ये इस तरह से एक मनोवैज्ञानिक दबाव देते हुए हम बच्चों को कई तरह से रोक देते हैं। तो इन सब के लिए और तमाम तरह से सोच को आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स को भी उतना ही आगे आना पड़ेगा, और बच्चों के ऊपर में भी इस तरह के दबाव ना दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वो कला और संस्कृति से जोड़ने से फायदा ये होता है कि उसको जितना एक्सपोजर मिलेगा, जितनी ज्यादा चीजें अलग अलग जगहों से सीखना शुरू करेगा। हमने बुजुर्गों से डायलॉग बंद कर दिया है, हम बुजुर्गों से बात नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते हैं। जितनी सारी चीजें हम बुजुर्गों से सीख सकते हैं, हमने उनको डिस्टेंट कर दिया, अपने आप से दूर रख दिया। मोबाइल आके अगेन वो टेक्नोलॉजी जो टाइम, स्क्रीन टाइम की बात कर रहे थे, हम एकाकी हो गए, हम बंद कमरों में ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। कोई नहीं होता हमारे पास, तो एक जमाने में हम बोर हुआ करते थे कि अरे यार अकेले कैसे काम करेंगे। अब बोर होने वाली जैसी सवाल आप किसी से नहीं सुनोगे। हर आदमी के पास, ट्रेन 2 घंटे लेट है, 2 घंटे प्लेटफॉर्म पे बैठकर मोबाइल चला लेता है, टाइम कंज्यूम करता है वो। ये जो डायलॉग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास में एक ऐसा वक्त होना चाहिए जो इन तरह के डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर होकर आप एक दूसरे से वार्तालाप करें, अनजान लोगों से बातचीत करें। ये एक अलग एक्सपोजर देता है आपको। हर तरह से ओवरऑल ग्रो करने के लिए इस तरह की चीजें बहुत मायने रखती हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए ही है कि अगर हम जितना लोगों से मिलेंगे, जितना सीखेंगे और अपने बुजुर्गों के साथ कनेक्ट होंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने कल्चर और अपनी कला के बारे में सीखेंगे। तो थैंक यू दीपक सर। तो पीयूष सर, आपका क्या कहना है इस विषय पे? देखिए, दीपक जी ने जो कहा वो तो है ही, लेकिन इसमें 2-3 चीजें मैं फिर वही बात की। हम अपने बच्चों को विफलताओं को हैंडल करना नहीं सिखाते। तो जब आप उनको असफलताओं से जूझना नहीं सिखाएंगे तो सारा खेल बन जाता है सफल होने की दौड़ में लग जाता है। तो सबसे मुश्किल यही है कि अगर एक रेस हो रही है तो उसमें नंबर 1 पर एक आएगा, नंबर 2 पर दूसरा आएगा, 3 पर आएगा, उसके बाद सांत्वना पुरस्कार मिलेंगे, और उसके बाद होंगे जो सिर्फ रेस में हिस्सा लिया। हमने सबने अपने सब परिवार अपने बच्चों पर दबाव बनाए हुए हैं कि नंबर 1 ही आना है, और ले दे के नंबर 2 आ जाता है बच्चा। तो उस पर इतना दबाव है कि वो बाकी चीजों के लिए उसके पास समय नहीं है। आजकल जो स्थिति बन गई है, कम से कम महानगरों में तो बहुत ज्यादा बन गई है, जहां माँ बाप बच्चे को पढ़ाई में भी अव्वल देखना चाहते हैं, डांस में भी अव्वल देखना चाहते हैं, म्यूजिक में भी देखना चाहते हैं, बाकी जगह भी देखना चाहते हैं। तो कोई भी बच्चा सब जगह अव्वल नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा, उसकी अपनी सीमाएं हैं। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई बच्चा आर्ट में अच्छा होगा, क्रिकेट खेलेगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद किसी में अच्छे नहीं होंगे, और वो अभी ढूंढ रहे होंगे कि किसमें उनको अच्छा है वो, क्योंकि वो खोज कई बार बहुत देर में पता चलती है कि आप किस चीज में बेहतर है। क्योंकि शुरू में आपको 2-3 प्लेटफॉर्म ही मिलते हैं कि भाई आपको खेल ग्राउंड में दौड़ाया गया, आप नहीं दौड़ पाए, पढ़ाई में भी आप उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, लेकिन आप शायद किसी और चीज में अच्छे होंगे, तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए उसको समय लगता है। लेकिन माँ बाप का बहुत प्रेशर रहता है। तो इससे हमको अब दिक्कत यही हो गई है, जो दीपक जी कह भी रहे थे कि नौकरियां कम हैं, संघर्ष की बात, और सब लोग उस आपाधापी में, उस दौड़ में लगे हुए हैं जहां पर सफलता का पैमाना पैसा हो गया। लेकिन वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जैसे जैसे टाइम बीतता है, तब एक दौर के बाद समझ में आता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी जरूरी है। तब तक शायद देर हो चुकी होती है कि मैं अपना ही उदाहरण दूं, मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखूं,
लेकिन वो अलग अलग वजहों से नहीं सीख पाता। जबकि मैं तो मतलब आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जुड़ा हूँ। मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लेखन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी प्राथमिकता में नहीं आ पाता, क्योंकि कई बार समय की कमी होती है। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मैं गिटार सीखूंगा, मैं ये सीखूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो ये जब हमारे साथ नहीं हो पा रहा, तो वो बाकी लोगों के साथ ये रह गई। दूसरा, एक दीपक जी ने बात की कि अब बच्चे बोर नहीं होते या लोग बोर नहीं होते प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मोबाइल उनके हाथ में होता है। ये बात सही है, लेकिन अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें रिसर्च ये थी कि हम अपने बच्चों को अब बोर्डम से टैकल करना नहीं सिखाते, क्योंकि उनको इतनी व्यस्तता हमने कर दी है अपनी लाइफ में कि सुबह स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर शाम को यहाँ जाना, उनके पास बोर होने का समय नहीं है। लेकिन जब वो इस परिस्थिति में होते हैं कि बोर हो रहे हैं, तब वो कई बार आक्रामक हो जाते हैं, कई बार टेंट्रम थ्रो करते हैं। जैसे कार, एक अच्छा उदाहरण था कि कार की पिछली सीट पर जब बच्चों को बैठा देते हैं तो वो बोर होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है, वो बंद जाते हैं। और बन जाते हैं, अगर उनके हाथ में मोबाइल नहीं है तो वो लुत्फ नहीं लेंगे कि बाहर के नजारों का लुत्फ लें। वो फिर पूछेंगे बार बार कि हम कब पहुंचेंगे, हम वहां कब पहुंचेंगे, ऐसा कब करेंगे। वो इस तरह के सवाल, क्योंकि उनको बोर्डम से जूझना हमने नहीं सिखाया है। हम उन चीजों से अब बच जाते हैं। अब जो जनरेशन चेंज हो रही है, पहले हम जो बुजुर्गों की बात कर रहे थे कि दादा दादी, नाना नानी कहानियां सुनाते थे, हाँ, हमारे माँ बाप ने शायद हमको थोड़ी कम कहानियां सुनाई होंगी, हम अपने बच्चों को शायद और कम कहानियां सुना रहे हैं, और हमारे बच्चे शायद और कम कहानियां सुनाएंगे अपने बच्चों को। तो ये जो पूरा सांस्कृतिक सवाल है कि हम, क्योंकि वो समय देने का सवाल है कि हम अपने बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं कि नहीं सुनते, हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते। तो अब ये सारे सवाल इतने हैं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने जटिल, और एक साथ कई सवालों से हमको जूझना है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मामला यही है कि अपने बच्चों से प्रेशर कम करना है। हम उनको जब वो फेल हो तो उनको धिक्कारना नहीं है, उनको प्रेरित करना है कि वो आगे बढ़े। अगर वो हिंदी में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर जगह इंग्लिश में ही बात करने की जरूरत है। इंग्लिश भाषा की अपनी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन मातृभाषा में सोचने का अपना फायदा है, और ये तमाम रिसर्च में क्लियर है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा है कि आसपास के 4 लोग बैठे हैं जो सब हिंदी भाषी हैं, लेकिन उनके सामने भी बच्चे से कहेंगे कि वो इंग्लिश में बात करें, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो आपने एक आवरण ओढ़ लिया है कि नहीं, अंग्रेजी में बोलता है बच्चा तो बहुत अच्छा है, जो मुझे लगता है कि सोच ही गलत है। और उस सोच पर जब आप चलते हैं, तो जब आप रास्ता ही गलत पकड़ लेंगे तो मंजिल गलत ही पहुंचेगी। बिल्कुल सहमत। तो टाइम को देखते हुए मेरा आखिरी प्रश्न आप सबसे है, संस्कृति कला को जन्म देती है, संस्कृति है और संस्कृत से ही कला आई है जो हम हमारे बीच है आज। हालांकि आज की पीढ़ियां अपनी संस्कृति से अधिक अलग है, तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे कला को सामने लाए जो उनकी सांस्कृतिक व्यक्तित्व को दर्शाती है। कि जो हमारी जो आज की जनरेशन है, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, पर लेकिन वो हमारी कल्चर से इतने कनेक्ट ही नहीं है आज, तो हम उनसे हम कैसे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है पीयूष सर? बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उनका जुड़ाव ही नहीं है उससे, तो आप कैसे ये उनसे आशा करेंगे कि वो आपकी संस्कृति का, आपकी वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। तो ये आशा तो बेमानी है। अब सवाल ये है कि आप क्या युवाओं को जो जिन मंचों का, जिन लोगों का, जिन संस्थाओं का ये दायित्व है कि वो युवाओं को प्रेरित करें अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से जुड़ने के लिए, वो कितना काम कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं कि मतलब ये उदाहरण दूसरी तरह का है, लेकिन जब हम पत्रकारिता में बात करते हैं तो जो नए बच्चे हमको मिलते हैं, नए युवा आते हैं, जब ट्रेनी होते हैं, तो सबको एंकरिंग करनी है, सबको जो उनके दिमाग में ग्लैमर है कि हम पत्रकारिता का कोर्स करके आए तो हमको एंकरिंग करनी है। लेकिन उनको जो तैयारी होनी चाहिए एंकरिंग के लिए, जो पत्रकारिता के लिए, जो बाकी चीजों के लिए, वो नहीं है। और ये गलती उनकी नहीं है,
ये गलती है जो उनको सिखा रहे हैं, जो शिक्षक है, जहां पर उनके सीनियर्स हैं, कि भाई आपको ये तैयारी करके आनी चाहिए। उदाहरण के लिए कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने किसी से पूछा कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मैं अखबार ही नहीं पढ़ती हूँ। तो अब आप पत्रकारिता में बिना अखबार पढ़े कैसे आ गए? लेकिन वो आ गए हैं, उनको कोई ये बता नहीं रहा है कि भाई आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से एनालिसिस होता है। तो ये सारे ये चुनौतियां उस पीढ़ी के लिए जिसको अपने संस्कार, अपनी संस्कृति दूसरी पीढ़ी को सौंपनी है। युवाओं की गलती नहीं है। युवा अगर उनको बताओगे ही नहीं आप प्रेमचंद क्या है, धर्मवीर भारती क्या है, तो वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब वो हमारे रेगुलर रूटीन से गायब हो गए। पहले प्रेमचंद की किताबें हमारे घरों में रहा करती थी, तो बच्चे उलट पलट लिया करते थे। पहले आज से 20 साल पहले तक इंडिया टुडे, कादम्बनी, सारिका, ये सब मैगजीन्स घर में आया करती थी, तो बच्चे उठापटक के इधर उधर देख लेते थे कि अच्छा ये धर्मयुग, मतलब धर्मयुग जब मैं बचपन में था तब मेरे घर में आती थी, उसके बाद बंद हो गई। लेकिन इंडिया टुडे, कादम्बनी जैसी पत्रिकाएं जो, या हंस जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, कथादेश, नया ज्ञानोदय, ये जो साहित्य की पत्रिकाएं, तो ये सब घर में आती हैं, इसलिए शायद मेरे बच्चे देख लेते हैं कि वो पत्रिकाएं हैं। लेकिन जिन घरों में, क्योंकि उन बहुत सारे घरों में आज अखबार ही नहीं आते और उनको अखबार की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है वो मोबाइल पर जो पढ़ लेते हैं वही सूचनाएं पर्याप्त है। लेकिन सूचना और जो उसका समग्रता है उसमें अंतर होता है, उसका एनालिसिस है, विश्लेषण है, उसमें अंतर है। सूचना तो एक लाइन की है कि 4 लोग मरे, लेकिन 4 लोग क्यों मरे, वो गलतियां क्या हुई जिसकी वजह से मरे, जिसकी वजह से हमको सीखना चाहिए कि वो गलतियां नहीं करनी है, वो आप जब उसको विस्तार से समझोगे, पढ़ोगे, एनालिसिस, तब आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ये सब चीजें नहीं बता रहे हैं। बहुत खूब प्यूर सर। दीपक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सच बात है ये कि यदि आपको आप तभी आप प्रचारित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं या चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं जब आपको खुद आता हो वो सब चीजें जिनमें आप घुल मिल गए हो। तो जैसे एक कहा जा सकता है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है वो आगे क्या बांटेगा। तो ज्ञान लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको, या किसी चीज को आपको जिसको बोलते हैं कल्चरल ऑगमेंटेशन कहा जाता है, मतलब आप सांस्कृतिक या जो अपने तौर तरीके हैं उनको आगे आप फैलाना चाहते हैं, या विचारों को प्रसार और प्रचार करना, प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको उसकी बारीकियों पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी एक ज्ञान को, अधूरा ज्ञान को, यदि आप कई बार वो एक गेम खेलते हैं हम लोग, यदि आप याद करें कि 10 लोग लाइन में खड़े होते हैं, एक के पीछे एक, और एक कान में एक शब्द कहता है और उसको लास्ट में आकर उसको उसका मायने बदल जाते हैं या शब्द ही बदल जाता है उसको, क्योंकि वहां से जो चलते आ रहा है वह आधा अधूरा सुनते सुनते बीच में तोड़ते मरोड़ते हुए आखिरी में उसका स्वरूप बदल जाता है। ये फन के लिए है, लेकिन इसको यदि हम वास्तविक जीवन से जोड़ के देखें, यही होता है दरअसल। यदि एक ज्ञान पूरी तरह से आपके पास में अगली पीढ़ी पे नहीं आता है, एक जानकारी पूरी तरह से अगली पीढ़ी तक नहीं आती है, तो वो बिखरने लगती है, और बिखरते बिखरते इतना बिखराव आता है कि अंत में वो अपने आप में खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ जो हमें शुरुआत में मैंने कहा कि आपको कि ज्ञान, संस्कृति, कला जो है, ये सब चीजें ये किताबी नहीं हो सकती कतई, ये औपचारिक नहीं हो सकती, ये फॉर्मल नहीं हो सकती। इनका इनफॉर्मल होना बहुत जरूरी है, इनफॉर्मल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको अनौपचारिक ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है, और वो तभी संभव होगा जब आप पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने पीयूष जी ने, कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सीखेंगे क्या। तो आप पीछे किताबों को पढ़ना, ये जो साहित्य की किताबें कही हैं जो आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हों उनको पढ़ना, रीडिंग और सिटिंग जिसको कहते हैं वो ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने घर के बुजुर्गों से आपका डायलॉग होते रहना, संवाद होते रहना। जब तक आप बुजुर्गों से बात नहीं करेंगे तब तक बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे नहीं। और नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानियां, नाना नानी की कहानियां, किस्से कहानियां, वो नुस्खे, पारंपरिक सर्दी खांसी हुई तो बेटा काली मिर्च अदरक कूट के उसका काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगी। नहीं, अब हमारे पास में इतना समय नहीं है, या हमें ये गाइड करने वाला कोई नहीं, तो हमें फार्मासिस्ट दिखता है, हम जाके दवाई लेके खाते हैं। तो हमें पता है उसके साइड इफेक्ट होने, तमाम तरह की चीजें हैं, वो बात की बात।
लेकिन ये दुर्भाग्य हुआ है कि हमने इस दौर में कम से कम पिछले 25 सालों में एक चीज तो बहुत गौर करने वाली चीज देखने आई है कि परिवार छूटते गए हैं। जो संयुक्त परिवार हुआ करता था वो कॉन्सेप्ट दूर होने लगा। जॉब के सिलसिलों में लोग परिवार से दूर जाने लगे, रहने लगे, और एकाकी मतलब जो कपल्स हैं वो साथ में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब उनके बच्चे होते हैं तो वो ऑब्वियसली उनके पास में रिश्तेदारी नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, आसपास में कोई नहीं है, तो वहां पर कम्युनिकेशन और डायलॉग की इशू आती है। बहुत लंबे समय तक फोन पर या किसी एक स्काइप के जरिए बात करना या व्हाट्सएप के जरिए बात करना अलग होता है। फिजिकल सामने प्रेजेंस बैठकर एक दूसरे से बात करना, उसका अलग मजे होते हैं। तो बुजुर्गों के साथ में आप भले ही कॉल पे बात कर लें, घर पे दादा दादी कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी, मैं बढ़िया हूँ, वहां तक बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो सामने होते हैं तो आप उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और इस सीखने की सबसे बड़ी कड़ी समाज के अंदर में हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो आर्ट की बात की जाए या कल्चर की बात की। मैं इसमें एक दो बातें और जोड़ना चाहूंगा, बस छोटी सी वो, क्योंकि अब आ गई दिमाग में कि अब जैसे साथ बैठना तो दूर की बात है, साथ खेल नहीं रहे हैं बच्चे हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। अपने घर में मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर हाँ गेम्स, बहुत सारी चीजें, वो यहाँ से कई यहाँ पर एक बच्चा जुड़ जाएगा, दूसरा कहीं हाँ, और एक जुड़ जाएगा, ब्लॉक में वो एक गेम ब्लॉक खेल में रहे हैं 4 अलग लेकिन अलग वो बिल्ड साथ कमरे हैं साथ गेम साथ। नहीं खेल रहे हैं। दूसरा, बिल्कुल। हम देखते हैं कि हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे। कॉमिक्स अब घरों में नहीं दिखती क्योंकि कंप्यूटर्स ने ले लिया जगह पे, चीजें हैं। तो वो कॉमिक्स से भी भाषा का ज्ञान होता है, कॉमिक्स से भी आपको नए नए शब्द जानने को मिलते हैं जब बचपन में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन वो नहीं है। और तीसरा ये कि अब हमने हर चीज को सहज उपलब्ध कराने के लिए, या इंस्टेंट बताते हुए कि इंस्टेंट कॉफी या इंस्टेंट डोसा और इंस्टेंट नूडल्स कर दिया है, तो हर चीज इंस्टेंट हो गई है। तो जिस सीखने में जो मेहनत लगती है, हमने बच्चों को, युवाओं को उससे दूर किया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि इस साल जिस पुस्तक को बुकर प्राइज मिला है, रेत समाधि, गीताश्री की जो किताब है रेत समाधि, उस उपन्यास का नाम है, जिसके अंग्रेजी वर्जन को, अंग्रेजी संस्करण को बुकर मिला है, वो हिंदी में रेत समाधि जब आप पढ़ेंगे तो एक थोड़ा मुश्किल उपन्यास है, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी जटिल है। तो बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि ये उपन्यास क्या है, ये मतलब इसको बुकर कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है। लेकिन हम उसके पीछे एक पाठक की जो मेहनत होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तभी वो उसका रस ले पाएगा। हर किताब या हर रचना एक ही तरह की नहीं हो सकती। उसका वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की होगी। फिल्में हैं तो फिल्म कोई कॉमेडी होती है, कोई रोमांटिक होती है, अलग अलग तरह की फिल्में हैं, अलग अलग तरह की कहानियां होती है। तो लेकिन हमने क्या कर दिया है हर मामले में कि सहज उपलब्ध कराने की कोशिश शुरू कर दी है। मतलब हर चीज की कुंजियां उपलब्ध है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने यूट्यूब पे डाला तो यूट्यूब पे हर चीज बताने के लिए उपलब्ध है। तो जो मेहनत एक बचपन में हम लोग कहते थे ना कि एक सवाल हल करना है, तो जब सवाल हल करना होता तो हम 3 बार गलत करते थे, चौथी पांचवी बार हमको समझ में आ जाता था कि ये अच्छा ऐसे फॉर्मूला लगेगा, ऐसे होगा। अब एक बार बच्चे ने किया, नहीं आया तो वो 1 मिनट में डालता है हाँ गूगल पर, और उसका पूरा एनालिसिस उसको मिल जाता है। तो समझने के लिए जो दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए किसी भी चीज को, उसके इस्तेमाल को हमने कम कर दिया है। और जब हम दिमाग का इस्तेमाल कम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम किसी चीज को गंभीरता से सोचने समझने के लिए, हम बातें बहुत करते हैं, हम आजकल सोचते कम है। किसी चीज का विश्लेषण जो अपने मन के भीतर करना है वो कम करते हैं, और उसकी वजह से हम ये समझ नहीं पाते कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोचने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि थोड़ा सा अकेले में सोचें भी, थोड़ा सा विश्लेषण करें, थोड़ा सा चीजों को गहराई से उतरें। गूगल बाबा तो है ही, उनका सहारा थोड़ी देर से लिया जाए। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, दीपक सर, पीयूष सर, आज यहाँ पर आने के लिए, इस बहुत बहुत प्लेटफॉर्म पर, धन्यवाद। और अपने थैंक यू इस वेरी मच। विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जो हिंदी भाषा का जो एक महत्व है, आज हमने इस सेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया हो, और युवा पीढ़ी के अंदर कला और संस्कृति की भावना को उजागर किया हो। बहुत शुक्रिया आज